गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का अपना टॉपिक राजनीतिक विकास के सूचक, इंडिकेशंस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अब हमको देखना है कि एक व्यवस्था में राजनीतिक विकास को हम कैसे मापेंगे, उसकी प्रकृति का विश्लेषण कैसे करेंगे, ऐसे कौन से कारक हैं, फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हमको जानकारी एकत्र करनी है और उसी आधार पर हम उस व्यवस्था के राजनीतिक विकास के स्तर को माप सकते हैं। इसमें सकारात्मक सूचक भी हैं, इंडिकेशंस भी हैं और नकारात्मक भी हैं। इससे पूर्व अपन ने कि राजनीतिक विकास क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, और प्रमुख रूप से ल्यूशियन पाई ने अपनी पुस्तक द एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में 3 प्रमुख लक्षण या 3 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया: समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण। और ये स्पष्ट किया कि जिस व्यवस्था में हम किसके विकास की बात कर रहे हैं, राजनीतिक व्यवस्था के विकास की बात कर रहे हैं। इसलिए जिस राजनीतिक व्यवस्था में ये 3 प्रमुख चीज़ें देखने को मिलेंगी, कौन सी? समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण, उस व्यवस्था में राजनीतिक विकास का हम स्तर उच्च मान सकते हैं। इस समता, क्षमता और विभिन्नीकरण से पूर्व विभिन्न विचारकों ने एक पक्ष को लेकर राजनीतिक विकास की परिभाषा देने का प्रयास किया। किसी ने इसको लोकतंत्र के साथ जोड़ा, किसी ने जन सहभागिता के साथ जोड़ा, किसी ने औद्योगिकरण की बात करी, किसी ने स्थायित्व परिवर्तन की बात करी, किसी ने राष्ट्र निर्माण की बात करी। लेकिन ल्यूशियन पाई ने इन सबको एक पक्षीय और अधूरी मान्यताएं स्वीकार करते हुए अपने हिसाब से समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण 3 प्रमुख लक्षण बताने का प्रयास किया। आज अपन देखेंगे कि ऐसे कौन से सूचक हैं जो राजनीतिक विकास का विश्लेषण कर सकते हैं, राजनीतिक विकास के स्तर को माप सकते हैं। एक व्यवस्था में होने वाले राजनीतिक विकास को मापने, उसका मेजरमेंट करने और उसकी प्रकृति का विश्लेषण करने के लिए बहुत से कारकों के बारे में जानकारी एकत्र करनी पड़ती है, फैक्टर्स को देखना पड़ता है, जिनको सामान्य रूप में राजनीतिक विकास के सूचक कहा जाता है। और ये सूचक कौन कौन से हैं? जिसमें राष्ट्रीय संस्थाओं की आयु, एज ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशंस, शिक्षा पर खर्च, सुरक्षा पर खर्च, आंतरिक सुरक्षा बल, प्रेस की स्वतंत्रता, दलीय गुटबंदी, मतदान करने वालों की संख्या, चुनावी अनियमितताएं, विरोध प्रदर्शन, दंगे, शस्त्र बाहरी आक्रमण, आंतरिक हिस्सा से मौतें, बाहरी हस्तक्षेप। ये कुछ ऐसे सूचक हैं, ऐसे कारक हैं, इनको देखने के बाद हम व्यवस्था के राजनीतिक विकास के स्तर को माप सकते हैं और उसका विश्लेषण कर सकते हैं। डॉक्टर जेसी जॉरी ने सकारात्मक सूचक की, फैक्टर्स की, कारकों की सूची दी है जो राजनीतिक विकास के विश्लेषण करने में सहायता पहुंचा सकते हैं, और कुछ नकारात्मक सूचकों की भी सूची दी है जिनको राजनीतिक पतन या राजनीतिक विकास की रुकावटें या सीमाओं के विश्लेषण के लिए प्रयोग किया जा सकता है। जैसा कि अपन ने पहले कहा कि हंटिंगटन ने डिके की बात करी, पॉलिटिकल डिके की बात करी, राजनीतिक ह्रास की बात करी, राजनीतिक पतन की बात करी। तो जेसी जॉरी ने एक तरफ सकारात्मक
सूचकों की बात करी, फैक्टर्स की बात करी, कारकों की बात करी, वहीं नकारात्मक सूचकों की बात करी कि यदि ये चीज़ें उस व्यवस्था में पाई जाएगी तो राजनीतिक विकास नहीं बल्कि राजनीतिक ह्रास है। तो सकारात्मक सूची में यदि हम देखें तो नंबर 1 जेसी जौहरी के अनुसार राजनीतिक प्रक्रिया में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारिता, कि राजनीति जो प्रोसेस है चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, जनता की भागीदारिता का स्तर क्या है, कितने प्रतिशत जनता राजनीतिक व्यवस्था में अपनी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भागीदारिता निभाती है। दूसरा कारक प्रेस की स्वतंत्रता और जन संचार एजेंसियों का विकास, कि व्यवस्था में जो मीडिया है, जो प्रेस है, चाहे प्रिंट मीडिया कह लीजिए चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कह लीजिए, और जो जन संचार के साधन है, जो एजेंसियां, कम्युनिकेशन, जो लोगों को सूचना पहुंचाने का जो तंत्र है वो कितना स्वतंत्र है, यानी वो किसी के दबाव या प्रभाव में आकर काम तो नहीं कर रहा है। सरकार की कार्यशीलता में खुलापन और शासितों के प्रति शासकों का उत्तरदायित्व। खुलापन से मतलब कि सरकार कितने सही कार्य को कर रही है, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, और शासितों के प्रति शासकों का उत्तरदायित्व, कि जो शासन चला रहे हैं, जो सरकार चला रहे हैं, उनका जनता के प्रति क्या उत्तरदायित्व है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कानून के शासन की विद्यमानता, ये कुछ ऐसे कारक जो स्पष्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर राजनीतिक विकास का स्तर उच्च है। ये सकारात्मक कारक हुए। जहाँ तक नकारात्मक बिंदुओं का प्रश्न है, कारकों का प्रश्न है, उसमें चुनावी धांधली कितनी है, जो इलेक्शन होते हैं उसमें कितनी अनियमितताएं होती हैं, ये राजनीतिक विकास के नकारात्मक फैक्टर है। तो राजनीतिक विकास न होकर राजनीतिक पतन की बात। हिंसात्मक विरोध कितना हो रहा है, कितना प्रदर्शन हो रहा है, लोग कितने विरोध में खड़े हुए हैं। जो सैन्य बलों का राजनीतिकरण है, भ्रष्टाचार है और दुशासन है और शक्तियों का केंद्रीकरण है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो ये जो कारक है वो नकारात्मक है और पहले वाले सकारात्मक थे। हम इन दोनों कारकों के आधार पर किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के राजनीतिक विकास के स्तर को माप सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं। उस व्यवस्था का विश्लेषण करते हुए हम राजनीतिक विकास की अवधारणा को स्पष्ट कर सकते हैं। इन कारकों का विश्लेषण और मूल्यांकन करके ही राजनीतिक विकास को मापा जा सकता है। राजनीतिक विकास की धारणा सामान्य रूप में सामाजिक परिवर्तन और विशेष रूप में राजनीतिक परिवर्तन के विश्लेषण के लिए एक लाभकारी धारणा दिखाई देती है। क्या सेंटेंस बोला? राजनीतिक विकास की जो धारणा है वह सामाजिक परिवर्तन और विशेष रूप में राजनीतिक परिवर्तन के विश्लेषण के लिए एक लाभकारी धारणा है। एक व्यवस्था में राजनीतिक विकास का स्तर उच्च है और एक व्यवस्था में कुछ नकारात्मक पहलू दिखाई दे रहे हैं, वह राजनीतिक विकास का स्तर बहुत निम्न, उसका जो ग्राफ है वो नीचे गिर रहा है। तो ऐसे में हम यह देख सकते हैं कि व्यवस्था को कौन से चीज़ों पर अधिक बल देना है, कौन सी चीज़ों को कम बल देना है और किन चीज़ों को कम करते हुए हम राजनीतिक विकास के स्तर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत अधिक लाभकारी धारणा है राजनीतिक विकास की। राजनीतिक विकास दृष्टिकोण का प्रयोग बहुत से समकालीन राजनीतिक वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक किया। जितने भी अपने कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी की अवधारणा है ये, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की अवधारणा है ये, तो इसका सफलता प्रयोग किया। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि द्वितीय महायुद्ध के बाद एशिया के, अफ्रीका के, लैटिन अमेरिका के जो देश एक एक करके स्वतंत्र हुए,
इनमें क्या समानताएं हैं, इनमें क्या असमानताएं हैं, इनमें विकास का क्या स्तर है, ये कौन सी शासन व्यवस्था अपनाएंगे, इनका सामाजिक ढांचा कैसा होगा। कई ऐसे जिज्ञासापूर्ण प्रश्न के उत्तरों के लिए, जिज्ञासा को शांत करने के लिए हमारे राजनीतिक वैज्ञानिकों ने, विश्लेषकों ने राजनीतिक विकास की अवधारणा को अपनाने का प्रयास किया। इन प्रयासों ने राजनीति और तुलनात्मक राजनीति में मूल्यवान अध्ययन को संभव बनाया। एक व्यवस्था दूसरी व्यवस्था को देखकर राजनीतिक विकास के स्तर को ऊंचा करने में सक्षम बन सकती है कि क्या कमियां हैं हमारे यहाँ पर और क्या अच्छाइयाँ दूसरी व्यवस्था में है। उनको अपनाकर राजनीतिक विकास के स्तर को बढ़ाने का प्रयास किया जा सकता है। तो तुलनात्मक राजनीति में, विशेषकर तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक विकास की अवधारणा बहुत अधिक मूल्यवान अवधारणा के रूप में दिखाई दी। राजनीतिक विकास के आधार पर राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना करना निसंदेह अनुसंधान का एक रोचक और उपयोगी क्षेत्र है। यदि हमें व्यवस्थाओं की आपस में तुलना करनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, राजनीतिक विकास की अवधारणा के आधार पर हम व्यवस्था की तुलना कर सकते हैं। ये हमारे रिसर्च का, शोध का एक बहुत अधिक उपयोगी और एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन चुका है। धन्यवाद।